हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम निधि मित्तल है। यस, जैसा कि आपको पता चल रही है, हमारे यहाँ पर पॉलिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लास स्टार्ट की जा रही है। आज ये आपकी वहाँ पर पहली क्लास है। हम कोशिश करेंगे कि हर दिन रोज़ाना शाम को 7 बजे टॉप 20 पॉलिटी के MCQs आपके सामने हम लेकर आ सकें। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जितने भी आपके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं उन सभी के लिए पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चन आंसर उसमें आते ही हैं। तो आशा करते हैं क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो चलिए फिर अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रिलेट करता है, प्रियम्बल से रिलेट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इसमें? संविधान की उद्देशिका घोषित करती है कि भारत द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर डेट इंडिया। आपने संविधान को रीड करा होगा, आपको पता है जब आप इसको रीड करती हैं सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में रूप में आता है उद्देश्य का प्रियम्बल। हम भारत के लोग भारत को बताइए, उसके बाद सही आंसर में क्या आंसर सही लगेगा। यहाँ पर आपको प्रियम्बल के माध्यम से क्या बात को डिक्लेयर किया जाता है? एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य राज्य। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? जब आप संविधान सभा के बारे में रीड करते हैं, अच्छा एक बात तो याद रखिएगा, संविधान को बनने में कितना समय लगा था? संविधान को निर्माण होने में लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय। संविधान सभा को रीड करते समय आपको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ प्रमुख समितियाँ थीं और उनके अध्यक्ष थे। कौन कौन से थे? संचालन समिति बनी थी एक, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन कौन बने थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको आंसर आपका मिल गया होगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ठीक है। क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाते हैं? राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? तो इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? ये वाला जो पॉइंट आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 159। आप रीड करिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि राज्य के राज्यपाल को शपथ उस राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलवाई जाती है, और अगर वो अनुपस्थित हैं तब उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध जो ज्येष्ठतम, उनकी अनुपस्थिति में या तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या फिर उनकी अनुपस्थिति में जो उस न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश जी हैं उनके द्वारा, उनके समक्ष यहाँ पर फिर इनको शपथ दिलवाई जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस संबंध में कि राज्यपाल के रूप में कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर इस संबंध में नियुक्त हो सकते हैं। तो राज्यपाल नियुक्त होने के लिए क्या अहत्ताएं होनी चाहिए? तो इसका आंसर आपको मिलेगा आर्टिकल 157 के अंतर्गत। अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहते हैं तो उसके लिए उनमें क्या अहत्ताएं होनी चाहिए? उनको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है और आयु 35 साल उनकी आयु कंप्लीट होनी ज़रूरी मानी जाती है। ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा? आर्टिकल 157 के अंतर्गत। फिलहाल प्रेजेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत क्या पूछा गया है? उसमें ये पूछा गया है कि राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं। तो जो 4 ऑप्शन दे रखे गए हैं, क्या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्य के महाधिवक्ता के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा उस राज्य के जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है उनके मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलवाई जाती है। क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल के मूलभूत अधिकार के अंतर्गत है? एक एक करके ऑप्शन देखेंगे पहले हम। आर्टिकल 14 वो किससे रिलेट करता है? राइट टू इक्वलिटी से, विधि के समझ समानता से। आर्टिकल 16 किससे रिलेट करता है? लोक नियोजन में अफसर की समता से।
आर्टिकल 21A रिलेट करता है शिक्षा के अधिकार से। और एक बात बता दूं, आर्टिकल 21A शिक्षा के अधिकार की बात कर रहा है। वह यह कहता है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, अनिवार्य तौर पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। और यह जो आर्टिकल 21A है ये 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा यहाँ पर आया है। तो शिक्षा का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद के अंतर्गत मूलभूत अधिकार माना गया है। आर्टिकल 21A के अंतर्गत इसको माना गया है। क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आया था इससे पहले ही, उद्देशिका का आपको याद होगा कि संविधान की उद्देशिका क्या डिक्लेयर करती है। अब एक और क्वेश्चन आया है यहाँ पे, उद्देशिका से प्रस्तावना से संबंधित है। केस पूछा जा रहा है यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का भाग है, ये वाली बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से केस में कही गई है। तो मैं बता दूं, केशवानंद भारती का वो लीडिंग केस हुआ था जिसके अंतर्गत ये डिसाइड करा गया है कि प्रस्तावना उद्देशिका संविधान का एक अभिन्न अंग है। आपको याद होगा एक केस हुआ था बेरू बावरी केस। बेरू बावरी केस जो हुआ था उसमें कहा गया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का आवश्यक अंग नहीं है, लेकिन आगे जाकर इस केस को पलट दिया गया और केशवानंद भारतीय केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है। जब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत जा सकता है। रिट कितने प्रकार की होती हैं? रिट 5 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी रिट होती हैं? एक होती है रिट 5 प्रकार की होती हैं। एक होती है अधिकार पक्षा रिट, परमादेश रिट, बंधी प्रत्यक्षीकरण रिट, उत्प्रेषण रिट, और एक और रिट होती है प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट। ये 5 प्रकार की रिट होती हैं। यहाँ पूछ ये रहा है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संरक्षण इनमें से कौन सी रिट के अंतर्गत की जाती है। हैबियस कॉर्पस रिट यहाँ पर जो है प्रेजेंट क्वेश्चन से रिलेट करती है। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जब किसी व्यक्ति को अवैध तौर पर बंदी बनाया गया है, तब उस व्यक्ति के द्वारा यहाँ पर इस संबंध में कोर्ट से प्रार्थना की जाती है। कोर्ट के द्वारा यहाँ पर यह आदेश पारित किया जाता है कि जिस अधिकारी के द्वारा उस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उस व्यक्ति को एक निश्चित समय पर एक निश्चित स्थान पर कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है यहाँ पर ये हैबियस कॉर्पस रिट, इससे संबंधित है। और टोटल 5 प्रकार की रिट यहाँ पर बताई जाती हैं। अधिकार पक्षा रिट, परमादेश रिट, बंधी प्रत्यक्षीकरण रिट, उत्प्रेषण रिट और प्रतिषेध रिट। क्वेश्चन, कौन सा संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है? आपको पता होगा समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से रिलेट करता है। जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 से रिलेट करता है। इस संबंध में एक लीडिंग केस आया था ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य का। उसमें कहा गया था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन जीने का अधिकार शामिल है, उसमें मरने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है वो अब एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। शुरुआत में जो मूल संविधान था उस टाइम पर आर्टिकल 19F के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को भी एक मौलिक अधिकार के रूप में ट्रीट किया जाता था, लेकिन बाद में आगे जाकर यहाँ पर 44th अमेंडमेंट हुआ था और 44th अमेंडमेंट होने के बाद में संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया और आर्टिकल 301 के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है। अब संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त कर सकते हैं? ऑप्शन ए कहता है जब उन्हें मंत्रिमंडल द्वारा यह सलाह दी जाए। मतलब क्या पूछा जा रहा है इसमें? ये पूछा जा रहा है वो परिस्थितियां बतानी है आपको कौन सी सही हैं
जिसमें राष्ट्रपति जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से राय प्राप्त की जा सकती है। वो ऐसा कब कर सकते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है जब उन्हें मंत्रिमंडल द्वारा यह सलाह दी जाए कि मामले को न्यायालय को संबंधित किया जाए, तब वो ऐसा करेंगे। ऑप्शन बी कहता है जब उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा यह सलाह दी जाए कि मामले को राय के लिए न्यायालय के पास भेजा जाए, तब वो ऐसा करेंगे। ऑप्शन सी कहता है जब विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है और व्यापक महत्व का है कि उस पर न्यायालय की प्राप्त करना जरूरी है, या फिर में से ऐसा कुछ है ही नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले समझ लो, ये आर्टिकल 143 को जब रीड करोगे ना, वहां पर आपको ये वाली बात मिल जाएगी। और राष्ट्रपति जी के पास ये अधिकार पाया जाता है कि जब विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का है और व्यापक महत्व का है, उस पर न्यायालय की राय प्राप्त करना जरूरी है, तब उनके द्वारा इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट की राय प्राप्त की जा सकती है। रिलेटेड आर्टिकल 143 बताया गया है। क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में, बहुत सारी अनुसूचियां ये रखी गई हैं, कौन सी अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को वर्णित करा गया है? तो वो 7वीं अनुसूची है जिसके अंतर्गत ऐसा बताया गया है कि संघ सूची के संबंधित विषय कौन कौन से हैं, राज्य सूची के पास में विषय कितने हैं, और संवर्ती सूची जिस पर राज्य और जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही मिलकर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं, तो उसमें इनको डिवाइड करा गया है। तो वो कौन सी अनुसूची कौन से शेड्यूल में बताया गया है? 7th शेड्यूल यहाँ पर इसे रिलेट करता है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को यह आदेश किया जाता है कि उचित विधान अथवा योजनाओं के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य अयोग्यता के कारण न्याय प्राप्ति के अवसर से वंचित ना रह जाए। यहाँ पर यह जो आर्टिकल दे रखे गए हैं वो रिलेट करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जिनके बारे में संविधान के भाग 4 में बताया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक में बताया गया है। और निशुल्क विधिक सहायता संबंध का जो ये प्रोविज़न है वो आर्टिकल 39A के अंतर्गत बताया गया है। यह जो प्रोविज़न आपके सामने है वो 39A के अंतर्गत बताया गया है, जिसमें राज्य को यह आदेश दिया गया है कि उचित विधान अथवा योजनाओं के द्वारा निशुल्क विधिक सहायता प्रदान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी नागरिक आर्थिक अथवा अन्य अयोग्यता के कारण से न्याय प्राप्ति के अवसरों से वंचित ना हो। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी याचिका आपकी अधिकारिता को जानने का शाब्दिक अर्थ रखती है? मैंने अभी आपको बताया था रिट 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की रिट होती हैं? रिट 5 प्रकार की होती हैं। जब यहाँ पर यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में काम कर रहा है जिस पद पर उसको रहने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है, तब यहाँ पर कोर्ट के द्वारा उस व्यक्ति से पूछा जाता है कि आपका क्या अधिकार है इस पद पर रहने का। तो इस संबंध में किस प्रकार की रिट के माध्यम से ऐसा आदेश पारित किया जाता है कि आपका अधिकार क्या है, आपका ज्यूरिडिक्शन क्या है यहाँ पे बने रहने का, तो उससे रिलेटेड रिट आती है अधिकार पक्षा रिट। जब कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है जिसके रूप में कार्य करने का उसको वैधानिक अधिकार नहीं है, तो कोर्ट इस प्रकार की रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछता है कि वो कौन से अधिकार से यहाँ पे काम कर रहा है, आपका क्या अधिकार है यहाँ पे काम करने का, उससे रिलेट करता है यहाँ पर अधिकार पक्षा रिट के बारे में। क्वेश्चन, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रदीय कार्यों के लिए व्यक्तिगत उन्मुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? बताइए सही आंसर क्या है? आर्टिकल 361 इससे रिलेट करता है। कौन से अनुच्छेद के सम्मिलित होने से नगरपालिकाएं संवैधानिक कत्याकारी हो गई हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो नगर पालिकाओं वाला पोर्शन आ रहा है यह संविधान के कौन से भाग में है? भाग 9A के अंतर्गत इनको बताया गया है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पर इस संबंध में जो 74th अमेंडमेंट हुआ था, जो इसके संबंध में 12वीं शेड्यूल है, वो इससे ही रिलेट करता है। और कौन से अनुच्छेद के सम्मिलित होने से न्यायपालिकाएं संवैधानिक कत्याकारी हो गई हैं? तो सही आंसर है आर्टिकल 243Q इसमें ऐड करा गया है। क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली
संविधान की जो प्रस्तावना है उससे रिलेटेड देखिए 2-3 क्वेश्चन अभी इसमें बन चुके हैं। अभी इसमें क्वेश्चन बन के आया था कि अभी जो बिल्कुल रिसेंटली क्वेश्चन गया था एक, वो क्या था, कौन सा लीडिंग केस हुआ था जिसमें कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है, केशवन भारतीय केस में बताया गया था। अब एक बात याद रखना, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कौन सा अमेंडमेंट हुआ है उसमें? 42nd अमेंडमेंट हुआ है, जिसके अंतर्गत वहां पर 42nd अमेंडमेंट हुआ है जिसके तहत वहां पर उसमें समाजवादी, ये वाला अमेंडमेंट हुआ था जिसके अंतर्गत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये शब्द वहां पर उसमें ऐड करे गई थी। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 42nd अमेंडमेंट के तहत वहां पर उसमें ये शब्द ऐड करे गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, राष्ट्र की अखंडता। 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा यह शब्द वहां पर उसमें ऐड करे गए थे। संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य से प्रतिस्थापित कब करा गया? 42nd अमेंडमेंट के तहत करा गया। संविधान के अनुच्छेद 227 कौन से आर्टिकल की बात हो रही है? देखिए इसने क्वेश्चन में बता दिया, निम्नलिखित में से संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत निम्नलिखित में से किन्हें उनकी अधिकारिता के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों एवं अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्तियां प्राप्त हैं? बताइए सही आंसर क्या होगा? हाईकोर्ट है। हाईकोर्ट को अधिकारिता दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण संघ अथवा राज्य की सिविल सेवा के सदस्य को प्राप्त नहीं है? पहला ऑप्शन यह है कि उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदच्युत नहीं किया जाएगा या पद से नहीं हटाया जाएगा, ये उसको संरक्षण है। यह है कि उसे उसके विरुद्ध आक्षेपित आरोप सूचित किए जाएंगे। भाई जब उनको अगर उनके पद से हटाया जा रहा है तो उनके विरुद्ध जो आक्षेप आरोप वगैरह लगाए गए हैं वो उनको बताए जाएंगे, ये संरक्षण उन्हें प्राप्त है। यह है कि उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के संबंध में सुनवाई करने का अवसर दिया जाएगा, बिल्कुल उनको भी सुनने का अवसर दिया जाएगा, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी उनको भी दी जाएगी। यह है कि उन्हें यह अवसर दिया जाएगा कि वो ऐसा डिक्लेरेशन करें कि ऐसा कदाचारण जिसके लिए उस पर आरोप लगाए गए भविष्य में नहीं दोहराएगा, नहीं, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो उसमें उनको प्राप्त नहीं है। एक व्यक्ति उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर, मैंने अभी आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर वो व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाएगा और आर्टिकल 226 के तहत वो व्यक्ति हाई कोर्ट जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान करता है? यहाँ पर मैं राष्ट्रपति के बारे में नहीं बात कर रही, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर राज्यपाल के बारे में कि राज्यपाल को क्षमादान करने की शक्ति कौन से आर्टिकल के अंतर्गत प्राप्त है? आर्टिकल 161 के अंतर्गत प्राप्त है। और वहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन करा गया होता कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त प्रदान करता है, तो आर्टिकल 72 होता, जिसके अंतर्गत यह शक्ति राष्ट्रपति जी को प्राप्त होती। वो आर्टिकल 72 होता जिसके अंतर्गत यह शक्ति राष्ट्रपति जी को प्राप्त होती है। इमरजेंसी के बारे में आपने पढ़ा होगा संविधान में। इमरजेंसी 3 तरह की होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 से रिलेट करती है, स्टेट इमरजेंसी 356 है और 360 से रिलेट करती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी और 368 रिलेट करता है संविधान संशोधन से। तो जो प्रेजेंट क्वेश्चन आएगा उसके अनुसार अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पूछा गया तो वो 360 से रिलेट करती है, आर्टिकल 360 से रिलेट करती है वो। इसमें ये क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए, मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे।
तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास यहाँ पर कंप्लीट करती हूँ और रेगुलर रोज़ाना वही कल से हम शाम को 7 बजे हमारी क्लास का रेगुलर टाइम रखा है हमने। क्लास टाइमिंग आप आइए, क्लास को ज्वाइन करिए। टॉप 20 MCQ हम पॉलिटी के अभी कंप्लीट करवाएंगे, अपनी तरफ से कंटिन्यूस क्लास करेंगे अपनी अभी हम इसकी। आशा करते हैं क्लास आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी।